तो चलो एक्सप्लेन करते हैं थॉर लव एंड थंडर को। तो शुरुआत मूवी की होती है अपनी कॉमिक एक्यूरेट लुक से, मतलब गोर के साथ जो कॉमिक्स में हुआ वहीं से। गोर की बेटी मर जाती है, उसके अपने मर जाते हैं और वो सारा का सारा ब्लेम गोर पे डाल देता है, क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि किस तरह तुम्हें गोर की पूजा करनी चाहिए। बट गोर के वो गोड किसी काम नहीं आए। फिर उसके सामने गोल्डन गोड होता है और वो उसे बोलता है कि प्रभु हम आपके लिए ये प्लीज हमें बचा लो, लेकिन वो गोल्डन गोड उसे नहीं बचाता है। तो अब ये जो अपना गोल्डन गोड था या फिर ये अपना फ्लावर गोड था, ये एक्चुअली में ऐसे गोर थे जिसका गोर और उसकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन लास्ट टाइम ये गोर की फैमिली के किसी काम भी नहीं आए और ये फ्लावर गोड गोर की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा था। और इसीलिए जो अपना गोर है वो नल के पास गया और उसकी स्वॉर्ड को उसने हाथ में ले लिया, यानी ओल्ड डार्क नेक्रो स्वॉर्ड। और जैसे ही वो ओल्ड डार्क नेक्रो स्वॉर्ड के कांटेक्ट में आया तो वो बन गया गॉड द गॉड बुचर, और तब से उसने कसम खा ली कि सारे गॉड मारे जाएंगे। तो अगर अब तुम्हें नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में नहीं पता है तो मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है जिसे नल ने क्रिएट किया था बहुत पहले। एक्चुअली में नल ने इसे क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स को टपकाने के लिए, क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहे थे। तो अब मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ ये मूवी शुरू होती है और हमें थॉर एंड गार्डियंस को दिखाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो नीले नीले प्राणी है, इनके जो गोड्स है इनको गोर ने पहले ही टपका दिया। तो गार्डियंस एंड थॉर यहाँ पे उनकी हेल्प करने आए हैं और थॉर एंड गार्डियंस इनकी हेल्प कर भी देते हैं और सब कुछ ही तबाह कर देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इन्वेडर्स ने अटैक कर दिया था। लेकिन लास्ट में थॉर सारे कांड संभाल लेता है, बट थॉर इनके पूरे के पूरे महल को ही फाड़ देता है। और इसके बदले में ये थॉर को 2 गोड्स गिफ्ट करती है, जो कि कॉमिक्स में टूथ ग्राइंडर एंड टूथ नैशर है। तो कॉमिक्स में ज्यादा नहीं घुसते, आगे बढ़ते हैं। और ये सब होने के बाद थॉर अपना गार्डियंस की शिप में वापस चल जाता है और गार्डियंस नए मिशन को ढूंढते हैं। अब देखो गार्डियंस का इस मूवी में काम ये दिखाया गया है कि ब्रह्मांड में कहीं भी खतरा हो तो गार्डियंस वहां पे टपक जाते हैं। तो अब गार्डियंस खतरा चेक करते हैं अपनी स्पेसशिप में, लेकिन वैसे ही उन्हें पता चलता है कि खतरा एक जगह नहीं अनगिनत जगह आ गया है और ये सारे कांड अपने गॉड द गॉड बुचर नहीं किए हैं। तो इसीलिए अब थॉर इन सब को देखता है और उसे एक वीडियो मिलता है जो कि था सिफ का। लेडी सिफ वही जो तुमको याद होगा, और इसके साथ साथ ये बहुत सी बर्फीली जगह में होती है और थॉर को ये जगह पता होती है, इसलिए थॉर गार्डियंस को ये बोलता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपनी सिफ को बचा लूंगा। अब बेसिकली थॉर और गार्डियंस एक साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि थॉर को डर था कि वो गार्डियंस को भी ना खो दे, क्योंकि उसके सामने कोई बहुत पावरफुल विलन खड़ा है। इसलिए थॉर खुद ही अपनी टीम को अलग कर लेता है ताकि गार्डियंस टपक न जाएं। तो अब थॉर इस प्लेनेट में आ जाता है और यहीं पे पेरिगंदा बहमत की बॉडी को देखता है, जो कि एक बहुत डेंजर गॉड था। थॉर इसे एक्सप्लेन करता है। तो अब कोग यही पूछता है कि इतने बड़े खतरनाक गॉड को कौन मार सकता है, बट यहीं पे थॉर को सिफ दिखती है और सिफ का एक हाथ कट चुका होता है और ये कांड गोर नहीं किए हैं। लेकिन लेडी सिफ ये बोलती है कि तुम इन बातों को छोड़ो, गोर अब एस्गार्ड गया है वहां पे अटैक करने के लिए और बाकी गॉड्स को मारने के लिए, तो फटाफट से वहां जाओ। एंड फिर सीन बदलता है और हमें जेन दिखाई जाती है हॉस्पिटल में और उसे कैंसर होता है, वो भी 4th स्टेज का। अब देखो ये सब कांड कॉमिक्स में हो चुके हैं, अगर तुम कॉमिक्स को फॉलो करते आ रहे हो तो अब अपनी जेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर वर्क नहीं करती ढंग से, और उसी टाइम उसे थॉर की म्योनिर की बुक मिलती है और बुक में लिखा होता है कि म्योनिर सब बीमारियों को ठीक कर देता है अगर तुम उसको एक बार विल्ड करो तो जेन को भी यही आइडिया आता है और इसीलिए वो न्यू एस्गार्ड आ जाती है। क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि हेला ने जब म्योनिर को तोड़ा था तो उसके टुकड़े न्यू एस्गार्ड में ही पड़े थे। तो अब अपनी जेन उन म्योनिर के टुकड़ों को देखती है और म्योनिर के टुकड़े अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और जेन के हाथ में चले जाते हैं ताकि जेन ठीक हो जाए। अब म्योनिर के टुकड़े ठीक पता है कैसे हुए? बेसिकली जब हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है तो थॉर और जेन के बारे में हमें सब कुछ बताया जाता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ काटते थे, और उसी टाइम थॉर को म्योनिर के साथ दिखाया जाता है और थॉर म्योनिर को ये बोलता है कि जेन कितनी कूल है ना, और अगर इसको कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम इसके साथ हमेशा रहना। और बिल्कुल ठीक जिस तरह से अपने ऑर्डिनेंस के ऊपर मंत्र फूका था वैसे ही अचाइनमेंट इसके अंदर आ जाती है थॉर का ये बोलते ही, और म्योनिर ये बात को अपने अंदर ले लेता है कि अगर जेन परेशान हो तो उसकी हेल्प करनी है। मतलब एक तरह से इस टाइम थॉर ऑल फादर ही है, तो इसीलिए थॉर का जो मंत्र है वो म्योनिर पे लग गया था। और थॉर का ये मंत्र जैसे ही म्योनिर पे लगा, इसीलिए जो म्योनिर है वो उसके टुकड़े अपने आप ठीक हो गए ताकि जेन ठीक हो सके। तो अब अपने थॉर और कोग एस्गार्ड आ जाते हैं, लेकिन अपने गोर ने ऑलरेडी एस्गार्ड पे हमला बोल दिया था। एंड वो अटैक देखते ही थॉर वहां पे लड़ने लग पड़ता है और वहीं पे जेन की एंट्री होती है जो तुमने ट्रेलर में भी देखी। एंड इसके बाद वहां पे गोर भी होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो बेसिकली अगर यहाँ पे गोर होता है तो थॉर और गोर का यहाँ पे फर्स्ट हाफ होता है, लेकिन गोर यहाँ से भाग जाता है। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि गोर यहाँ पे थॉर से डर के भाग गया तो वो लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे जो तुम्हें पता चलने वाला है ना वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब गोर यहाँ से अकेला नहीं भागा था, वो एस्गार्डियन के छोटे छोटे बच्चों को लेके भाग गया, मतलब बच्चा चोरी बन गया ताकि थॉर उसका पीछा करते हुए आए, क्योंकि यही गोर का प्लान था और प्लान
बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तुम आगे देखो बहुत मजा आने वाला है अब। तो अब हमने थोर को ये जानना था कि ये बच्चों को लेके कहाँ गया ताकि हम बच्चों को बचा सके। तो अब ऐसा होता है कि यहाँ पे एस्ट्रे नाम का एक बंदा इनके साथ कनेक्ट हो जाता है और एस्ट्रे एक्चुअली में हेमदाल का बेटा है, बट इसे अपना नाम पसंद नहीं है, लेकिन अपन लोग इसे यही बुलाएंगे क्योंकि अपने थोर ने भी इसे यही बुलाया। अब एस्ट्रे और थोर उसी तरह कांटेक्ट करते हैं जैसा हेमदाल और थोर करते हैं, और फिर थोर को ये लोकेशन पता चल जाती है कि एक्चुअली में ये जगह कहाँ पे है। मतलब तुम्हें याद होगा कि अपने थोर और हेमदाल किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, और ये सीन तुम्हें याद ही होगा थोर रैग्नारोक का। तो बिल्कुल ठीक हेमदाल के बेटे में ही यही एबिलिटी है, तो थोर इसी तरह उससे कनेक्ट होता है और जहाँ पे बच्चों को गोर ने रखा था उस लोकेशन का पता लगा लेता है। तो अब थोर को चाहिए था एक तगड़ा प्लान, इसलिए जैसा हमने सोचा था थोर वैसा ही करता है, वो बाकी गॉड्स की हेल्प लेने के लिए जाता है, मतलब ज्यूस, हरक्यूलिस वगैरह। बट फैक्ट ये है कि ये जो पावरफुल गॉड्स हैं मतलब ये ओमनिपोटेंट सिटी में रहते हैं, ना कि ओलंपस में। मतलब अपन लोगों को लगा था कि ये ओलंपस है, बट एक्चुअली में ये ओमनिपोटेंट सिटी है। अगर तुम्हें ओमनिपोटेंट सिटी के बारे में नहीं पता तो थोर ने एक्सप्लेन किया कि सबसे पावरफुल गॉड ओमनिपोटेंट सिटी में रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर तुम्हें कॉमिक्स का ज्ञान थोड़ा बहुत दे दूं तो ओमनिपोटेंट सिटी एक ऐसी सिटी है जहाँ पे गॉड्स की शादी वगैरह होती है, यूनिवर्स में जो भी कांड हुए होते हैं उनके बारे में सारी जानकारी भी। और थोर जब कॉमिक्स में गॉड के खिलाफ था तो उसने इसी सिटी का यूज किया था, बट यहाँ पे मूवीज में उसने एकदम अलग ही किया। अब जब थोर ओमनिपोटेंट सिटी के प्लान बना लेता है तो ये सब ओमनिपोटेंट सिटी मजे में निकल लेते हैं, बट इनके पास कोई चीज नहीं होती उड़ने के लिए, इसलिए वेलकरी की हेल्प लेते हैं और वेलकरी इस बोट को ही उड़ने वाली चीज बना देती है। अब इनका उड़ने का प्लान एकदम सिंपल था कि ये स्टॉर्म ब्रेकर से बायफोस्ट खोलेंगे एंड गॉड्स के थ्रू उड़ेंगे। एंड बिल्कुल ठीक इसी तरह इन्होंने गॉड्स को आगे बांधा, स्टॉर्म ब्रेकर से बायफोस्ट खोला और उड़ गए ओमनिपोटेंट सिटी की ओर। बट ओमनिपोटेंट सिटी में उन्हें ये पता चलता है कि ज्यूस वगैरह उनके साथ है ही नहीं। मतलब थोर ज्यूस की हेल्प मांगता है कि गोर को ऐसा ऐसा सबको मार रहा है, आपको चलना चाहिए। बट हमें ज्यूस का कैरेक्टर इस तरह से दिखाया गया कि ये बहुत ज्यादा मतलबी है, इसे कोई परवाह नहीं है किसी के बारे में। ये बस ये सोच रहा है कि ओमनिपोटेंट सिटी के बारे में सिर्फ देवताओं को बताया तो गोर यहाँ पे आ ही नहीं सकता और यहाँ पे तुम सेफ हो। तो अब ज्यूस यहाँ पे इतनी नौटंकी इसीलिए कर रहा था और गोर से लड़ने के लिए इसलिए सबको मना कर रहा था और खुद भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो डर रहा था। अब डर किस बात से रहा था, क्योंकि जो फाइट हुई थी एस्गार्ड में यानी न्यू एस्गार्ड में, तो थोर ने गोर के हाथ में नेक्रोसवॉर्ड देख ली थी, और नेक्रोसवॉर्ड इतना पावरफुल वेपन है जिससे सेलेस्टियल को भी फाड़ा जा सके, और ज्यूस को भी ये बात अच्छे से पता है, और नेक्रोसवॉर्ड के डर से ही वो गोर से लड़ने के लिए नहीं जाता है और ये सब कांड करता है। लेकिन अपने ज्यूस ने एक कांड बढ़िया किया कि उसने गोर के बारे में बताया कि गोर एक्चुअली में एल्टरनिटी के पास जाना चाहता है। अब एल्टरनिटी मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है जो एक्चुअली में टाइम गॉड है और टाइम को अपने अंडर काम करवाता है, मतलब टाइम को कंट्रोल करता है। मार्वल कॉमिक्स में भी इसकी रैंकिंग टॉप 4 पे है, बट मूवीज में एक ट्विस्ट ये था कि जहाँ पे एल्टरनिटी रहता है वो एकदम स्पेस के बीचों बीच है, मतलब अपना एल्टरनेटी स्पेस के एकदम बीचों बीच रहता है, ये उसकी डायमेंशन स्पेस के बीचों बीच है। और इस ब्रह्मांड के बीचों बीच होने की वजह से जो भी वहां पे सबसे पहले पहुंचा, वो कैसा भी हो, ह्यूमन हो या कोई भी हो, बस अगर कोई जिंदा प्राणी यहाँ तक पहुंचा तो अपना एल्टरनेटी उसकी एक विश पूरी करता है। अगर वो एल्टरनेटी के डायमेंशन में पहुंच गया तो यूज ये बताता है कि गोर एल्टरनेटी के पास जा रहा है और गोर की विश क्या है, सारे देवता मर जाए। तो अगर वो एल्टरनेटी के पास पहुंच गया तो सारे देव मारे जाएंगे। लेकिन एल्टरनेटी का रैल्म ऐसा ही नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चले जाए, उसमें एक की जरूरत पड़ती है जिस की का नाम सुन के तुम हैरान होने वाले हो आगे। और इसके साथ साथ ये थोर की बेइज्जती वगैरह करता है और भी बहुत कुछ। और अब अपना थोर बोलता है कि तुम्हें मैं अपना आइडल मानता था लेकिन तुम तो क्या निकले। लेकिन अब अपना ज्यूस ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले ना तो अपना जो गोर है वो हमारे पीछे यहाँ तक आ जाएगा, तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन थोर को उन सबको बचाना था, इसलिए थोर को अब आया गुस्सा, तो वो उनसे लड़ने के लिए लग पड़ा। तो अपने ज्यूस ने कुछ सिपाही भेजे, लेकिन थोर, वेलकरी, जेन ने और कॉग ने उन सबको तो फाइट कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन उसी बीच अपने थंडरबोल्ट मारी ज्यूस ने सीधी अपने कॉग के ऊपर, और कॉग उससे पूरा टूट गया। और थोर को ये देख के इतना गुस्सा आया कि जब अपने ज्यूस ने फिर सेकंड टाइम थोर के ऊपर अपनी थंडरबोल्ट मारी तो थोर ने वो पकड़ ली और ज्यूस के ऊपर मारी और ज्यूस के आर पार ही कर दी। और ये सीन लिटरली बहुत ही ज्यादा ऑसम था, सब छिला पड़े थे सीन के टाइम पे। बट यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करने वाली है कि अपना कॉग जिंदा है, वो मरा नहीं, उसका चेहरा अभी भी जिंदा है। जो कॉग एक्सप्लेन करता है कि कॉग्स की बॉडी का चेहरा जिंदा ही रहता है। थोर को ये बात सुन के बहुत खुशी होती है और फिर अपने कॉग भैया सीटी बजाते हैं और वो गोर्स उनके पास आ जाती
जाती है और अपने थॉर, वैल्करी वगैरह वहां से निकल लेते हैं, क्योंकि भाई ज्यादा देर तक रुके तो ज्यूस का ऑलमोस्ट काम तमाम कर दिया था, लेकिन बाकी गॉड्स फिर उन्हें नहीं छोड़ते जो उन्होंने इतना बड़ा कांड करके वहां पे आ गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें ये डाउट आ रहा है कि गॉड ने जिस तरह बाकी गॉड्स की लोकेशन पे उन्हें टपका दिया वैसे उसने ओमनीपोटेंट सिटी पे अटैक क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर ये है कि जो अपनी ओमनीपोटेंट सिटी है उसकी लोकेशन सिर्फ गॉड्स यानी देवताओं को पता है, जिसका मतलब ये हुआ कि गॉड को वो लोकेशन ही नहीं पता है। तो अब ये सब वापस आ जाते हैं जैसा मैंने बताया, और थॉर फिर से प्लान क्रिएट करता है और फिर फाइनली शैडो रेल्म जाता है। तो शैडो रेल्म वही गॉड की रेल्म है जहाँ पे इन बच्चों को किडनैप करके इसने रखा है। तो अब अपने चारों हीरो यानी कॉग, वैल्करी, माइटी थॉर और थॉर ये चारों वहीं पे होते हैं, बट कॉग का सिर्फ सिर होता है। तो ये रिसर्च वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपने गॉड को ढूंढने लग पड़ते हैं। लेकिन उसी टाइम जेन को कुछ ऐसा मिलता है जो एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल था। जेन को ये बात पता चलती है कि अगर तुम अल्टरनेटिव के डायमेंशन या उसके रेल्म में जाना चाहो तो तुम्हें स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत पड़ेगी। मतलब स्टॉर्म ब्रेकर ही वो चाबी है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है कि आखिरकार वो चाबी किसकी है या क्या है जिससे हम अल्टरनेटिव से कांटेक्ट कर पाए। तो एक्चुअली में स्टॉर्म ब्रेकर निकला। मतलब ये पूरा प्लान गॉर का ही था ताकि अपना थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर यहाँ पे आए, लेकिन फिर अपनी जेन स्टॉर्म ब्रेकर को फेंक देती है। तो अब गॉर उन्हें टॉर्चर करने लग पड़ता है, किडनैप वगैरह कर लेता है। तो फिर लास्ट में थॉर को कैसे ना कैसे करके स्टॉर्म ब्रेकर बुलाना पड़ता है। थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और उसके आने से ही पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑलमोस्ट गॉर का। मतलब डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था उसमें। वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसके बूम से गॉर भी दूर जाके गिरता है, इसलिए सब कुछ वापस छूट जाते हैं। तो अब ऐसा सीन आ गया था कि इनकी फाइट एक बार फिर से शुरू हो जाती है और फाइट एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। गॉर अपनी डार्क नेक्रो स्वॉर्ड से ऐसे ऐसे क्रिएचर्स को बना लेता है जिससे लड़ना बहुत ज्यादा टफ था। वैल्करी अपने गॉर से लड़ने की कोशिश करती है बट उसकी किडनी फाड़ देता है वो। तो अब कुछ ऐसा सीन हो गया था कि थॉर को ये बात पता चल गई थी कि स्टॉर्म ब्रेकर गॉर के हाथ नहीं लगना चाहिए और हम इसे नहीं हरा सकते, इसलिए वो बायफोस्ट खोलता है स्टॉर्म ब्रेकर से और वो चारों यहाँ से एस्गार्ड भागने का प्लान बना लेते हैं। बट यहाँ पे फैक्ट ये होता है कि स्टॉर्म ब्रेकर गॉर के हाथ लग जाता है और गॉर उसे अपनी ओर खींच लेता है और ये चारों एस्गार्ड में गिरते पड़ते हैं, लेकिन अपने गॉर के हाथ स्टॉर्म ब्रेकर लग चुका था। तो अब ये सब गिरे हुए थे एस्गार्ड में, लेकिन यहाँ पे एक और सीन आता है कि जेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गई होती है म्योनिर से बिना कांटेक्ट में, इसलिए वो म्योनिर की ओर बढ़ती है लेकिन बीच में बेहोश हो जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और एक नर्स थॉर को कहती है कि जेन की बॉडी कैंसर से नहीं लड़ पा रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और थॉर को ये बात रियलाइज हो जाती है कि म्योनिर जितनी भी कैंसर की दवाइयां हैं उन सबको बाहर निकाल देता है जेन की बॉडी से, जिस वजह से जेन की बॉडी ठीक नहीं हो पा रही है। और सेम ऐसा केस कॉमिक्स में भी हुआ था, अगर तुम फॉलो करते आ रहे हो तो। मतलब अपनी जेन की जो भी दवाई उसने कैंसर से लड़ने के लिए ली थी म्योनिर उन्हें बाहर फेंक देता है। मतलब जब वो माइटी थॉर बनती है तब तो वो ठीक होती है, लेकिन जैसे ही वो फिर से जेन बने तो उसका हाल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और सेम हमें मूवीज में भी यही देखने को मिला। तो अब अपना थॉर और जेन बात करते हैं और थॉर बोलता है कि अब मुझे उसे लड़ने जाना ही पड़ेगा, लेकिन जेन जिद करती है जाने की, लेकिन थॉर उसे मना कर देता है। तो अब अपनी वैल्करी से वो बाहर मिलता है और तब अपनी वैल्करी बोलती है कि उसने मेरी किडनी फाड़ दी। और फिर वो उसे अपना लाइटनिंग बोल्ट जो उसने ज्यूस से चुराया था, एक्चुअली में वैल्करी ने चुरा लिया था वो बोल्ट ज्यूस से, और वो थंडर बोल्ट थॉर को देती है और थॉर उस थंडर बोल्ट की हेल्प से फिर से पहुंच जाता है गॉर के रेल्म में। शैडो रेल्म में उसने बच्चों को बचाना था और वो देखता है कि बच्चों के ऊपर एक पत्थर गिर रहा होता है और जैसे पत्थर गिरने लगता है अपनी थॉर की ग्रैंड एंट्री और वो सबको बचा लेता है। अब यहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट हो गया था कि दूसरी साइड अपना गॉर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प ले रहा था वो रेल्म खोलने में ताकि वो अल्टरनेटिव तक पहुंच सके। तो गॉर अब बहुत से क्रिएचर्स क्रिएट कर देता है। गॉर से लड़ना था, क्रिएचर से लड़ना था और बच्चों को भी बचाना था। तो अपना लोंडा ये करता है कि लाइटनिंग बोल्ट, मतलब जो ज्यूस का थंडर बोल्ट था, मैं बार बार इसे लाइटनिंग बोल्ट बोल रहा हूँ, ऐसे इसका नाम थंडर बोल्ट है। थंडर बोल्ट की हेल्प से वहां पे जितने भी बच्चे हैं थॉर उनको पावर दे देता है जस्ट लाइक अपनी तरह। मतलब उन सब से भी बिजली निकलने लग पड़ती है और वो बोलता है जो भी वेपन है आसपास पत्थर गिरे पड़े उन्हें उठा लो और फाड़ दो इन क्रिएचर्स को, आज से तुम सब एस्गार्डियंस हो। ये बोल के थॉर और वो सब बच्चे लड़ने के लिए लग पड़ते हैं और फिर थॉर और गॉर आपस में लड़ते हैं और वो फाइट लिटरली बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थी, बट गॉर का अपर हैंड रहता है। लेकिन उसी बीच हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि म्योनिर जेन के पास खुद आ जाता है और फिर जेन वहां पे पहुंच जाती है और थॉर को बचा लेती है गॉर से। और थोड़े टाइम के लिए वो गॉर से लड़ती है। थॉर उसे देख के बहुत दुखी होता है कि वो क्यों आई है, लेकिन थॉर कैसे ना कैसे करके स्टॉर्म ब्रेकर को रेल्म खोलने से रोकता है। अब सीन पानी ऐसा हो गया था कि थॉर ने कैसे भी करके उस स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से निकाल तो लिया, बट वो रेल्म खुल चुका था।
तो गोर को डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका था जो तुमको भी पता है कि अगर उसकी नेक्रोसोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो बिल्कुल ठीक इसी प्लान से अपनी जेन एंड थोर करते हैं। एंड थोर उसे कैसे भी करके पकड़ता है मतलब गोर को, और म्योनिर का क्रिटिकल हिट मारती है जेन नेक्रोसोर्ड पे और नेक्रोसोर्ड टूट जाती है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि नेक्रोसोर्ड जो इतना पावरफुल वेपन है वो इतने सिंपल से हिट से कैसे टूट सकता है। और यही बात मैं बहुत ज्यादा वो कहूंगा कि यार ये वेपन सेलेस्टियल को टपका सकता है, तो यार ऐसा कैसे हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि म्योनिर का पावर लेवल बहुत ज्यादा है। और फिर ऐसा होता है कि जेन जैसे म्योनिर के टुकड़ों को वापस बुलाती है तो उस टाइम पे जितने भी नेक्रोसोर्ड के टुकड़े होते हैं वो जेन के पास अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि ये दोनों नोटिस करते हैं कि गोर की नेक्रोसोर्ड अपने आप को ठीक कर लेती है, और जैसे ही मतलब जो जेन के म्योनिर पे टुकड़े होते हैं उन्हें भी अपने ओर खींचने लग पड़ती है। तो अब जेन को बहुत गुस्सा आता है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना होता है, इसलिए वो म्योनिर के एक बहुत ही जोरदार टाका मारती है नीचे जमीन में, जिससे वो नेक्रोसोर्ड बर्बाद हो जाती है। तो थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को हाइमदल के बेटे को दे देता है और उससे वो सारे के सारे मतलब जितने भी बच्चे थे उन्हें एस्गार्ड में टेलीपोर्ट करवा देता है। लेकिन अब ऐसा सीन हो गया था कि गोर अब अल्टरनेटिव के डायमेंशन में घुस गया था, क्योंकि वो डायमेंशन खुल चुकी थी मतलब उसका रेलम। तो थोर और जेन भी वहीं पे थे, बट जेन का हाल बहुत खराब हो चुका था। तो अब गोर जब अल्टरनेटिव से मांगने लगा कि सारे गॉड को मार दो, उसी टाइम थोर उसे समझाता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बेटी को वापस मांग लो। और गोर ऐसा कर भी देता है, मतलब वो सचमुच ऐसा सोचता है कि अपनी बेटी को वापस जिंदा कर दूं और गोर को मरना रहने दूं। तो गोर वही करता है और उसकी बेटी फिर से जिंदा हो जाती है। बट इसी बीच एक और इमोशनल सीन यहाँ पे आता है कि जेन मर जाती है। मतलब जेन बहुत ज्यादा वीक हो गई थी अपने कैंसर की वजह से, इसलिए वो मर जाती है, उसका आखिरी टाइम आ गया था। बट यहाँ पे एक चीज है कि जेन मर गई लेकिन गोर की बेटी जिंदा थी। मतलब अब सिर्फ थोर और गोर की बेटी जिंदा बची है, क्योंकि गोर भी इस मूवी में मर जाता है इतनी लड़ाई करने के बाद। लेकिन गोर मरने से पहले थोर को ये बोल देता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, मतलब अब गोर की बेटी को थोर संभालेगा। एंड फिर अपनी स्टोरी न्यू एस्गार्ड में पहुंच जाती है। एंड फिर अपने कॉक भैया फिर से स्टोरी बताते हैं कि किस तरह जेन ने सबको बचाया और जेन का बहुत ही बड़ा वाला स्टैचू लग गया, उसने पूरे यूनिवर्स को बचा लिया गोर के कहर से। और फिर हमें थोर और गोर की बेटी दिखाई जाती है जो कि मजे में रह रहे होते हैं। अब मजे की बात ये है कि जो थोर की एक्चुअल बेटी है इंडिया हेम्सवर्थ, उसी ने ही ये रोल प्ले किया है गोर की बेटी का। तो अब ये दोनों स्पेसशिप में होते हैं और अपना थोर गोर की बेटी को बोलता है कि यहाँ पे जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, इन सबको अपने टपकाना है। तो अब वो उसके हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर दे देता है, खुद वो म्योनिर पकड़ लेता है और फिर वो बहुत ही हद तक लड़ाई करने लग पड़ते हैं उनसे। एंड मूवी के एंड में कोक ये बोलता है कि उनमें से एक को लव कहा जाता है, मतलब गोर की बेटी को लव कहा जाता है, एंड अपने थोर को थंडर, यानी लव एंड थंडर। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बट अभी जाना मत, मिड क्रेडिट एंड पोस्ट क्रेडिट बाकी है। तो अगर अपन लोग मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो जो अपना ज्यूस था वो अभी भी जिंदा होता है और वो बोल रहा होता है कि थोर को तो टपकाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो बोलता है कि तुम्हें उसे टपकाना ही पड़ेगा मेरे बेटे, हरक्यूलिस। यस, फाइनली मिड क्रेडिट सीन में हमें हरक्यूलिस का कैमियो देखने को मिलता है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, बट मूवी में नहीं। बट हाँ, मिड क्रेडिट सीन में एंड फ्यूचर की भी अब स्टोरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपन लोग। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि लिटरली बहुत अमेजिंग था। जेन अपने आप को व्हाइट कपड़ों में कहीं पाती है और उसके सामने हाइमदल खड़ा होता है। हाइमदल उसे बोलता है वेलहैला में स्वागत है तुम्हारा, मतलब जेन अब वेलहैला में आ गई होती है। एंड मूवी में भी हमें ये बात एक्सप्लेन की जाती है कि कभी भी कोई एस्गार्डियन अगर बहुत ही बुरी तरह लड़ाई में मर जाए तो उसे वेलहैला में जगह दी जाती है। और जेन भी वहां पहुंच गई थी। अब जेन एस्गार्डियन तो नहीं, लेकिन म्योनिर के लिए वर्दी थी, तो आई थिंक इसीलिए ये उसके लिए ट्रिब्यूट हो। बट वेलहैला लिटरली बहुत ज्यादा सुंदर है। कॉमिक्स में भी एस्गार्डियंस अगर मरते हैं तो वहीं पे जाते हैं। और इसी तरह से अपनी ये ऑसम मूवी खत्म हो जाती है। और इस मूवी का अगर तुम्हें रिव्यू चाहिए तो मैं तुम्हें आज ही शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ एक और बात कि अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो मैं बता दूं कि जेन एक्चुअली में कॉमिक्स में भी वेलहैला जा चुकी है मरने के बाद, बट वो फिर से माइटी थोर बनती है एस्गार्ड को बचाने के लिए, न्यू एस्गार्ड को। तो हो सकता है कि जेन हमें फिर से दिखे, इसलिए ये मत समझना कि जेन का काम परमानेंटली तमाम कर दिया है। बाकी तुम मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट में बताना, एंड ये भी बताना कि तुम इस मूवी को क्या रेटिंग देना चाहते हो। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे हिसाब से 7.5 आउट ऑफ 10।